नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि करण और धनंजय दोनों ही अपने कॉलेज में जाते हैं। अभी यहाँ पर जहाँ एक तरफ करण गुलेरिया रबड़ी जलेबी स्वाति मल्होत्रा के लिए भिजवा देते हैं तो वहीं वो गुलेरिया हाउस में भी उसे लेकर आते हैं और इधर धनंजय भी मारवा हाउस में उसे लेकर चला जाता है। मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा उसे डिनर पर खाने के लिए उसे नीचे लेकर आ जाती और अंजलि को उसे डालकर लाने के लिए भी कह देती है। इधर से अब ये सब कहते हैं, सच में स्वाति देखो ना, इसकी तो महक बिल्कुल ही वैसी है और होगी भी क्यों ना, क्योंकि इनका फैमिली बिजनेस जो बन गया है ये। और वैसे ये माँ को बहुत ही पसंद है क्योंकि बचपन में पापा हम सभी को हुई पुरानी दिल्ली लेकर जाते थे और मैं और तुम तो देखो ना स्वाति, वेट करते ही रहते थे यहाँ पर। किशन मल्होत्रा अब स्वाति को कहते हैं और कहते हैं कब वो शो पाएगी। हम दोनों तो इंतजार ही नहीं कर पाते थे और हम दोनों जलेबियाँ बनते हुए भी देखते थे। किशन की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, याद है वैसे माँ कहाँ हैं, उन्हें भी तो बुलाओ ना किशन, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अरे उन्हें भी तो ये खानी है ना, क्योंकि तुमने बताया उन्हें ये बहुत ही पसंद है। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, मैं इन्हें सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करके लेकर आती हूँ और साथ ही माँ को भी लेकर आऊँगी, क्योंकि सच में माँ यहाँ पर अभी आई ही नहीं है। वैसे भी स्वाति की वजह से पुरानी यादें सच में आज फिर से ताज़ा हो गई है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से हमारी कॉलेज की और ये रबड़ी जलेबी की यादें एकदम से ऐसे ताज़ा हो जाएगी। अगर आज ये फिर से घर में नहीं आती तो सच में हम लोग तो इस चीज़ को भूल ही गए थे। जहाँ पर अब अंजलि मामी ये कहते हुए ही किचन की तरफ जाने लगती है तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब श्वेता से कहती है, कल शॉपिंग पर जाना है। इस बात पर अब श्वेता कहती है, हाँ बुआ, वैसे मैंने अनिका दीदी को मैसेज कर दिया है कि वो शॉपिंग में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, क्योंकि देखो ना उनका तो टेस्ट वैसे भी बहुत ही अच्छा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। लेकिन पता नहीं, मैंने उसे मैसेज तो किया है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो उन्हें शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, पता नहीं वो आ भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि अनिका दीदी के लिए तो ज़्यादातर शॉपिंग जीजू ही करते हैं ना, क्योंकि अनिका दीदी में का तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उसे सारी की सारी चीज़ें आगे जीजू करके दे देते हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वहाँ इधर सामने बैठे हुए अब कृष ने जैसे ही ये सब सुना तो अब कृष श्वेता से कहता है, तुम भी अपने एक्स जी को ही अपने साथ लेकर जाओ ना श्वेता, क्योंकि जिस तरह से रोहित जीजू अनिका के लिए शॉपिंग करते हैं तो इस तरह से पहले से ही लक्ष्य जी को भी आदत हो जाएगी तुम्हारे लिए शॉपिंग करने की, इसलिए उसे बुला लो। और वैसे भी आज मैंने उन्हें होटल प्रिज्म में आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया के साथ देखा था, तो ज़रूर उनके पास इतना इनफ टाइम है कि वो तुम्हारी शॉपिंग भी करा देंगे, क्योंकि जब वो उन दोनों के साथ होटल में जा सकते हैं तो वो तुम्हारे साथ शॉपिंग भी डेफिनेटली कर ही सकते हैं। कृष ने यहाँ पर ये कहा ही था कि अब इसे सुनते ही अब श्वेता कहती है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तो मैं भी कहूँ कि जनाब मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो तो वहाँ पर आकाश और मयूर के साथ बिजी था ना। अभी उसे कॉल बैक करने दो, देखो मैं भी अब उसका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी, मैं भी उसे मज़े चखाती हूँ ना। अरे भला ऐसे अभी कोई करता है? पता है क्रिस, आज मैंने कितनी ही बार उसे कॉल किए लेकिन वो थे कि मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहे। अब अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बता दिया, वैसे तुमने मुझे तभी ही क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे तभी बताते तो फिर मैं देखती वो मेरा फ़ोन कैसे नहीं उठा रहे थे।
इधर श्वेता यहाँ पर क्रिश की इस बात को सुनकर लक्ष्य से थोड़ा सा नाराज हो जाती है और इधर ये सुनते ही अब वहाँ पर सभी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर श्वेता की जेलसी अब सबको साफ साफ दिखाई दे रही थी। इधर मारवा हाउस में अब तक धनंजय पीरामल भी अपनी गाड़ी को वहाँ पर मारवा हाउस में पार्क करते हैं और उसके बाद अब वो पीछे से अब अपना पार्सल ले लेते हैं क्योंकि धनंजय पीरामल ने भी यहाँ पर कुछ जलेबी रबड़ी वो भी लेकर आए थे क्योंकि यहाँ पर करण ने मल्होत्रा हाउस के लिए, गुलेरिया हाउस के लिए और मारवा हाउस के लिए, इन तीनों के लिए ही अलग अलग पार्सल पैक करवाए थे। इधर अब वो अपने पार्सल को लेकर अब मारवा हाउस के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो जैसे ही मारवा हाउस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सामने लीला खड़ी हुई थी। सामने लीला को देखकर अब धनंजय कहते हैं, लीला अब कैसी तबीयत है माँ की? कुछ सुधार हुआ क्या उनकी तबीयत में? धनंजय की इस बात पर अब लीला कहती है, साहब मैडम की तबीयत पहले से ठीक है। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब लीला को कहते हैं, ठीक है लीला, ये पार्सल ले लो और हाँ, इसमें कुछ खाने की चीज़ें हैं इसलिए ये सभी को ही दे देना और ख़ास करके माँ को, क्योंकि माँ को भी ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जैसे ही लीला ने ये बात धनंजय की सुनी तो ये सुनते ही लीला कहती है, जी साहब, मैं ये सबको दे दूंगी। यहाँ धनंजय पीरामल अब लीला से बात करने के बाद सीधा ही अब अपने रूम की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी अब वो कुछ सोचकर फिर से वहीं रुक जाते हैं और अब वो फिर से पीछे मुड़कर जहां लीला अब अपने काम में लग गई थी, अब वो लीला को आवाज़ लगाते हैं, लीला। इधर जैसे ही लीला को फिर से दोबारा से धनंजय की आवाज़ सुनाई दी तो लीला वहीं अपने काम को छोड़कर पीछे मुड़कर देखती है। तो अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, क्या रोहित आ गया है लीला? अब धनंजय की इस बात पर लीला कहती है, नहीं साहब, अभी रोहित सर तो अभी तक नहीं आए हैं। इधर लीला की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं, क्या सच में अभी तक नहीं आए? अरे डिनर का टाइम हो गया है, अब तक तो रोहित को वापस घर आ जाना चाहिए था। ये लड़का भी ना सच में पता नहीं एक ही दिन में सब कुछ करने की सोच लेता है। अरे इसे कम से कम अपनी हेल्थ के बारे में भी तो सोचना चाहिए। पता नहीं कहाँ बिजी है, वही बस थोड़ा सा परेशान क्या हो जाता है कि सारा काम एक ही दिन में करने की सोचता है। अरे वो सुबह से अपने काम में लगा हुआ है, अब तो उसे कम से कम अपने परिवार के पास आना चाहिए था। ये लड़का सच में किसी की भी नहीं सुनता। अरे खुद कह रहा था कि वो टाइम से घर आ जाएगा, लेकिन देखो अब तक नहीं पहुंचा है। यहाँ धनंजय पीरामल अब रोहित के बारे में ही सोच कर अब वो अपने कमरे की तरफ ही जाने लगते हैं। तो वहीं इधर अपने रूम में अनिका यहाँ पर टेरेस पर खड़ी हुई थी। अनिका भी यही सोच रही थी कि आखिर प्रोफेसर वांगापट्टू के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि आज अनिका ने उनकी जो ये आज हालत देखी कि किस तरह से वो अपने आप को सर जी कह रहे थे और वो सर जी के नाम पे किस तरह से उसे धमकियां भी दे रहे थे। उसे ये सब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने आप को सर जी क्यों कह रहे हैं। क्या सच में वो सर जी हैं? नहीं, वो सर जी तो नहीं हो सकते। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो अपने आप को सर जी क्यों कह रहे थे? उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे? वैसे तो मैंने इनकी रिपोर्ट को काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए मुझे उनसे बात करनी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो उनका अभी नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उनसे मैं कुछ पूछताछ कर सकूं। और उससे भी पहले मुझे वांगापट्टू की मेडिकल हिस्ट्री को भी जानना होगा कि आखिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उनको कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा रही हैं, कौन सी दी गई थी। जब तक मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं होगा तब तक शायद मैं उस तक नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो जहाँ एक तरफ वांगापट्टू जो कि खुद इतने अच्छे आयुर्वेद के ज्ञाता थे, उनके साथ भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। यानी का भी अपनी ही सोच में थी
कि तभी अब अनिका की नज़र सामने गाड़ी पर जाती है। जैसे ही अनिका उस गाड़ी को देखती है तो अनिका भी यही सोचती है, अरे इतना वक्त हो गया है और मिस्टर मारवा अभी तक आए क्यों नहीं है। ये जो मारवा हाउस के सामने से गाड़ी गई ये भी उनकी नहीं है, लेकिन तो कब आएंगे मिस्टर मारवा। यही सोच कर ही अनिका अब अपने फ़ोन को निकालती है और अब अपने फ़ोन से रोहित के नंबर को डायल कर देती है। क्योंकि अनिका जब रोहित के ऑफिस में गई थी तो अनिका ने रोहित से कहा था कि मिस्टर मारवा टाइम पर आ जाना, और रोहित ने भी कहा था कि हाँ वो समय से आ जाएंगे। लेकिन अभी तक रोहित नहीं आए हैं, रात हो चुकी है। इसलिए अब अनिका उसे कॉल करती है। कुछ देर तक जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तब अब अनिका कहती है, हेलो हेलो मिस्टर मारवा, कहाँ हैं आप अभी तक। अब यहाँ पर रोहित कहता है, बस अनिका थोड़ा सा समय और दो। इधर अनिका अब कहती है, आपने तो मुझसे कहा था ना मिस्टर मारवा कि आप टाइम पर घर आ जाएंगे, तो अब तक आप आए क्यों नहीं हैं। क्या मैं इसका रीजन जान सकती हूँ। जब आपने कहा था तो मिस्टर मारवा आपको अपने प्रॉमिस पर भी तो पूरा उतरना चाहिए। अनिका की इस बात पर अब अनिका को सामने से रोहित की आवाज़ आती है, आई एम ऑन द वे अनिका, बस 15 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आइए। इधर ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और उसके बाद अब वो रोहित का वेट करने लगती है। इधर कुछ ही देर बाद अनिका अब अपनी सोच में थी कि तभी अब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को खोला, क्योंकि घूम फिर कर अनिका के दिमाग में आज जो भी सीक्रेट लैब में हुआ वही सब चीज़ें उसके दिमाग में बार बार घूम घूम कर आ रही थी। क्योंकि उसे वांगापटू अपने प्रोफेसर की चिंता भी हो रही थी और उसे उसकी ट्रीटमेंट को भी तो करना था। इसलिए अनिका को एहसास ही नहीं होता कि कब उसका दरवाज़ा खुला। जैसे ही उसके दरवाजे की आवाज़ आई तो किसी की कदमों की आहट से अब अनिका समझ गई थी कि जरूर रोहित ही रूम में आए होंगे। इसलिए अनिका जैसे ही अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि रोहित ने यहाँ पर एक बड़े से बैग को बेड पर रखा है। अब अनिका ये देखकर कहती है, मिस्टर मारवा ये क्या है, क्या लाए हो आप। अब अनिका की इस बात पर रोहित जवाब देता है, तुम खुद ही खोल कर देख लो ना अनिका, क्योंकि तुम खोल कर देखोगी तो शायद और अच्छा रहेगा। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं। मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ कि इसमें क्या है, तो आप मुझे पता क्यों नहीं देते। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, अनिका पूछो मत ना यार, जब हम पेरिस में थे ना तभी मैंने तुम्हारे लिए इस गाउन का ऑर्डर दे दिया था। सोचा था कि तुम्हें वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट करूँगा, लेकिन अब यहाँ पर रोहित इतना कहने के बाद अब अपनी बात को लेकिन पर ही छोड़ देते हैं। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, लेकिन क्या मिस्टर मारवा, बताइए ना क्या हुआ। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, यार पूछो मत, आज वहाँ पर 2 इडियट आए हुए थे, उन्हें भी यही गाउन चाहिए था। और तुम्हें पता है इस गाउन की 10 गुना ज़्यादा कीमत देने के लिए वो दोनों के दोनों इडियट पूरी तरह से तैयार थे। और वो तो अच्छा हुआ कि वो डिज़ाइनर 10 गुना कीमत पर भी वो इसे देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो डिज़ाइनर एक ट्रस्टेड डिज़ाइनर था, वो बिकाऊ नहीं था। अगर उसकी जगह कोई और डिज़ाइनर होता ना अनिका तो शायद वो इसे 10 गुना कीमत देख कर बेच भी देता, और ये गाउन तो मेरे हाथ से निकल ही जाता। और सच बताऊं अनिका, अगर ऐसा होता ना तो मैं उस शोरूम को ही खरीद लेता। ये सुनते ही अब अनिका अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, आप बिना सच में कई बार तो ऐसी बातें करते हैं, पूछो मत। एनीवे छोड़ो अब इन सब चीज़ों को, और आप अभी जाकर फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं डिनर मंगवाती हूँ, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है तो हम दोनों आज अपने कमरे में ही अपना डिनर करेंगे। अब यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, मैं भी अभी आता हूँ। यहाँ पर रोहित अभी कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है, तो वहीं अनिका अब अपने फ़ोन से एक नंबर डायल कर देती है।
इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब यहाँ पर अनिका कहती है 15 मिनट में 2 लोगों का खाना लेकर मेरे कमरे में भेज दो। अब ये सुनते ही अनिका को अब सामने से आवाज़ आती है, मैडम मैं बस अभी लेकर आता हूँ। और ये सुनते ही अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर कुछ ही देर के बाद जहां एक तरफ रोहित शावर लेकर आ जाता है तो वहीं दूसरी तरफ एक सर्वेंट उनके रूम के बाहर खाना लेकर आ जाता है और अब वो यहाँ पर उनके दरवाजे को नॉक करता है। अनिका जैसे ही दरवाजे की आवाज़ सुनती है तो अनिका समझ जाती है कि जरूर सर्वेंट उनके लिए खाना ही लेकर आया होगा, इसलिए अनिका अब जल्दी से जाकर दरवाजे को खोल देती है। अनिका ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो यहाँ पर एक सर्वेंट ट्रे में खाना लेकर खड़ा हुआ था, इसलिए अनिका अब उसके हाथ से ट्रे ले लेती है और कहती है थैंक यू सो मच। अनिका की ये बात सुनते ही वो सर्वेंट भी अब अपना सिर झुका कर वहाँ से चला जाता है। या अनिका अब उस खाने को अंदर लेकर आ जाती है और अनिका भी यहाँ पर सोफे पर बैठकर अपनी और रोहित दोनों की ही प्लेट में अब खाना निकालने लगती है। यहाँ तक रोहित भी पूरी तरह से तैयार होने के बाद, क्योंकि रोहित ने यहाँ पर चेंज कर लिया था, इसलिए अभी वहाँ पर अपने बालों को कोम वगैरह करने के बाद अब अनिका के बगल में ही आकर बैठ जाता है और अब वो एक बाउल के ढक्कन को हटा देता है। जैसे ही रोहित यहाँ पर इस बाउल के ढक्कन को हटाता है तो अब रोहित खुद हटाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या है, ये तो रबड़ी जलेबी है अनिका, सच में इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। ये सुनते ही अनिका कहती है हाँ महक तो सच में बहुत ही अच्छी आ रही है मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है हाँ अनिका मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में भी मैंने इसे खाया है और सच में बहुत ही टेस्टी है। तुम मानोगी नहीं मेरी बात को, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे स्वीट्स इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब बात इसकी आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता क्योंकि इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल का है। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है अच्छा मिस्टर मारवा, जिस तरह से आप इसके बारे में इतनी बातें बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, फिर तो ये सारी ही बातें सुनकर तो अब मेरा तो और भी मन हो गया है इसे खाने का। एनीवे देखते हैं। यहाँ पर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब अपना मील एंजॉय करने लगते हैं और जैसे ही अब यहाँ पर उनका मील फिनिश हुआ तो यहाँ रोहित ने अब जलेबी को एक अपनी प्लेट में रखा और उसके साथ में उसने थोड़ी सी रबड़ी भी उस प्लेट में ही डाली और अब वो अनिका के मुंह के पास ले जाकर अब कहता है टेस्ट करके देखो अनिका, सच में अगर तुम इसे खाओगी तो तुम सच में कहोगी कि क्या चीज़ है ये। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका उस जलेबी की एक बाइट लेती है तो अब वो उसे कहती है वाह मिस्टर मारवा, ये तो वाकई में बहुत ही टेस्टी है। पता है मिस्टर मारवा, अगर रिया आज यहाँ पर होती ना और अगर वो इसे सच में खुद टेस्ट करती तो सच में मैं बता रही हूँ आपको वो पूरा का पूरा इसे खा जाती, इवन वो और भी ज़्यादा मांगती। अनिका की इस बात पर अब रोहित और अनिका अब दोनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें रिया की सच में हरकतें याद आ जाती हैं कि रिया कितनी फूडी है, उसे ऐसी नई नई चीज़ें खाने का कितना ही शौक है। यहाँ रोहित अब अनिका से यहाँ ये दोनों अब जब हंसते हैं तो अब अनिका अब रोहित से कहती है टेरेस पर चलें क्या मिस्टर मारवा, देखिए ना ठंडी ठंडी हवा आ रही है और थोड़ा सा समय हम टेरेस पर स्पेंड करते हैं, अगर आप थोड़ा सा मुझे कंपनी दे तो, लेकिन अगर आप थके हुए हैं तो आप सो भी सकते हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है इट्स ओके अनिका, चलो चलते हैं। और यहाँ पर ये दोनों अब फिर से टेरेस पर आ जाते हैं। यहाँ टेरेस पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अब यहाँ पर वो दोनों अपनी रबड़ी जलेबी को भी साथ में लेकर आ जाते हैं और अब ये दोनों ही यहाँ पर इसे एंजॉय करते हैं। यहाँ पर अब ठंडी ठंडी हवा में सच में इनका मजा और भी ज़्यादा हो गया था। इस बात पर अब रोहित कहता है नहीं अनिका, तुम्हें ठंड लग जाएगी, देखो ना
ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए चलो अंदर ही चलते हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये फरवरी की ठंड तो सभी को पसंद होती है ना, तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर और बैठिए ना। इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है, बस थोड़ी देर और। यहाँ पर अब वो दोनों ही वहाँ पर कुछ देर और वहाँ टेरेस पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और बाहर बैठकर वो चांद की चांदनी के बीच में वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ये एक लम्हा सिर्फ इन दोनों का ही था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा मारवा किंग की बातों के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि किंग ने उसे कहा था कि या तो वो उसे नताशा के बारे में बता दे। अगर वो उसे नताशा के बारे में बता देगी तो वो उसे उसके पापा के बारे में बता देंगे। हालांकि आयशा भी ये नहीं जानती थी कि वो रोहित नहीं, वो किंग ही हैं, उसके पापा ही हैं। इसलिए वो अपने दिमाग में यही सोच रही थी कि वो क्या करे, क्या वो सच में रोहित को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर मैंने रोहित को सब सच सच बता दिया तो मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा वो तोड़ दूंगी। अरे मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि ये सच मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मतलब किसी को भी नहीं। तो अब मैं कैसे इस वादे को तोड़ सकती हूँ, वो भी अपनी माँ से किए हुए वादे को। लेकिन ये भी तो एक सच है, अगर मैंने रोहित को कुछ भी नहीं बताया तो फिर मैं कभी भी अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं जान पाऊंगी। अरे कितने साल हो चुके हैं, मेरे बचपन से लेके मेरी इस उम्र तक मैं कभी भी अपने पापा तक नहीं पहुंच पाई, इवन आज तक उसके नाम को भी नहीं जान पाई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अब मेरे पास एक आखिरी मौका मिला है मेरे पापा के सच को जानने का, उन तक पहुँचने का। अरे कम से कम मुझ चाहे उसकी शक्ल ही ना सही, अगर मुझे उनके नाम के बारे में भी पता चले तो मुझे खुशी होगी। मुझे अपने पापा का सच जानना है, आखिर कौन है वो शख्स। मैं भी उस इंसान से एक बार मिलना चाहती हूँ और उनसे बहुत सारा सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था। वो मेरी माँ से प्यार नहीं करते थे क्या? अरे मैं तो छोटी सी उम्र में ही मुझे मेरे बाप का प्यार नहीं मिला। मुझे माफ़ कर देना माँ, अपने पापा का सच जानने के लिए मुझे बाप से किया हुआ वादा तोड़ना ही पड़ेगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी इसके लिए माफ़ नहीं करेंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा मेरे पापा के बारे में सच जानना है। इसलिए अब मुझे ये वादा तोड़ना पड़ेगा। यहाँ आयशा मारवा अब अपने मन में ये सोचती है और वो अब एक निर्णय पर पहुँचती है कि उसे रोहित को अब सब कुछ सच बता देना चाहिए, जिससे वो रोहित भी उसके बदले में उसे उसके पापा के बारे में बताएगा। और ये सोचकर अब आयशा अपना मन बना चुकी थी और वो अब अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा ही रोहित के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं जब आयशा मारवा यहाँ पर रोहित के रूम की तरफ जा रही थी तो उससे सामने से अब यहाँ पर सावित्री दिखाई देती है। अब सावित्री को देखकर अब आयशा कहती है, सावित्री तुम यहाँ पर, क्या तुम्हें पता है रोहित कहाँ पर है? अब आयशा की इस बात पर सावित्री कहती है, मैडम वो तो अपने रूम में ही होंगे ना, वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? सावित्री की इस बात पर अब आयशा कहती है, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है सावित्री, इसलिए मेरा भी उससे मिलना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है ना, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब यहाँ पर आयशा की ये बात सुनकर अब सावित्री भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और सावित्री कहती है, पता नहीं मैडम, मैंने तो काफ़ी देर से उन्हें देखा ही नहीं है, इसलिए आप उन्हें अपने उनके रूम में जाकर देख लीजिए, अगर वो वहाँ पर हो तो। अब यहाँ पर सावित्री की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा भी रोहित के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर यहाँ पर टेरेस पर रोहित और अनिका दोनों ही अब एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब बातों ही बातों में अब अनिका रोहित से पूछती है, वैसे मिस्टर मारवा, जिसका उनके बारे में आप इतना इरिटेट हो रहे थे, क्या सच में वो गाउन इतना कीमती है? अब अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है,
हाँ अनिका, वो गाउन बहुत ही कीमती है, पैसों से नहीं लेकिन वो तुम्हारे लिए है, इसलिए वो बहुत ही कीमती है। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जब जब मैं तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ एकदम से यूनिक सी डिज़ाइन करवाता हूँ तो उसे देखने के लिए मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और सबसे भी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार मैं उस पल का करता हूँ कि कब कब तुम उस चीज़ को कैरी करके मेरे सामने आओगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता अनिका, क्योंकि मुझे मुझे यही चीज़ें तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए करनी अच्छी लगती है। अब यहाँ पर रोहित की बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, सच में मिस्टर मारवा, क्या आपको लगता है कि मुझे सच दस कर रहना चाहिए? अब रोहित अनिका की बातों को सुनकर कहता है, नहीं अनिका, ऐसा ऐसा मैंने कब बोला। अब अनिका कहती है, आपकी बातें तो यही बयां कर रही हैं ना। अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी सादगी बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन वो क्या है ना कि जब तुम मेरे द्वारा डिज़ाइन कराई गई ड्रेस को पहनती हो तो सच में मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी सादगी में और भी चार चांद लग जाते हैं। वैसे तो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता खुद इन सब चीज़ों के ऊपर ही है। तुम्हारी सुंदरता एक अलग लेवल पे ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अनिका, मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करना बहुत ही अच्छा लगता है। अब रोहित की इन बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, सच में मिस्टर मारवा, सच में इतना अच्छा लगता है आपको? अब रोहित कहता है, हाँ, और कैसे बयां करूं। अब यहाँ पर अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा, लेकिन आपने मुझे कहा था कि दो ही डेट उस गाउन को लेने के लिए गए थे, तो क्या आपने उस डिज़ाइनर से पूछा नहीं कि वो दो लोग कौन थे? भला वो कौन हो सकते हैं जो इस गाउन को 10 गुना कीमत पर लेना चाहेंगे? अब यहाँ पर अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कुछ सोचने लग जाता है। और अब यहाँ पर रोहित सोचता है कि सच में ये वो कौन हो सकते हैं, वो दो लोग जो अनिका के गाउन को लेना चाहते थे। अब वो यहाँ पर रोहित को अपनी सोच में खोया हुआ देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, आप फिर से किस सोच में चले गए? अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, कुछ नहीं अनिका, मैं बस यही सोच रहा था। एक्चुअल में मैं जब अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो मेरे पास उस डिजाइनर का कॉल आया। अब रोहित उन्हीं ख्यालों में चला जाता है। यहाँ पर रोहित अपने ऑफिस में अपना कुछ काम कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर एक नंबर शो होता है। जैसे ही रोहित ने इस फ़ोन को देखा, स्क्रीन पर देखा, तो उसे उसी डिज़ाइनर का कॉल आ रहा था। रोहित ने जल्दी से उस फ़ोन को उठाया तो सामने से उस डिज़ाइनर की आवाज़ आती है, हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। अब उस आवाज़ को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ बोलिए, क्या काम है? क्या मैंने जो काम दिया था वो हो गया है? अब रोहित की इस बात को सुनकर अब वो डिज़ाइनर कहता है, हाँ सर, काम तो हो गया है, लेकिन एक मुसीबत आ गई है। अब यहाँ पर रोहित कहता है, कैसी मुसीबत? कहना क्या चाहते हो तुम, साफ साफ कहो। अब यहाँ पर वो डिज़ाइनर कहता है, वो क्या है ना सर कि एक्चुअली में आपने जिस गाउन को रेडी कराया था वो गाउन तो पूरी तरह से रेडी है, लेकिन पता नहीं किसी को उस गाउन के बारे में पहले से ही पता चल गया है, इसलिए वो इस गाउन को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। अब उसकी बात को सुनकर अब रोहित कहता है, खबरदार अगर तुमने ये गाउन किसी को भी दिया तो। अब रोहित की इस धमकी को सुनकर वो डिज़ाइनर कहता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि मैंने वो गाउन किसी को दे दिया। मैंने आपको बस इसीलिए कॉल किया है कि वो गाउन पूरी तरह से रेडी है, इसलिए अगर आज आपके पास समय हो तो आप उस गाउन को आज ही पिक कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से वो लोग दोबारा से यहाँ पर आए। अब वो डिज़ाइनर फिर से कहता है, आज के लिए तो मैंने उन्हें वापस भेज दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दोबारा लग रहा है कि वो उस गाउन को लेने के लिए ज़रूर आएंगे। अब उसकी ये बात सुनकर रोहित कहता है, क्यों ऐसा क्या हुआ है? और वैसे भी इस गाउन में ऐसा क्या और उन्हें कैसे पता चला?
अब रोहित की बात को सुनकर वो डिजाइनर कहता है, पता नहीं उन्हें उस गाउन के बारे में कैसे पता चला। इवन उन्होंने तो उस गाउन को देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसी गाउन की ही बात कर रहे थे कि आपने गाउन बनवाया है और उन्हें वही वाला गाउन चाहिए। पता है सर, मैंने अपने हर एक यूनिक से यूनिक पीस को उनके सामने रख दिया। इवन जो भी पूरी तरह से डिज़ाइन भी नहीं हुए हैं, मैंने उनके भी डिज़ाइन उन दोनों को ही दिखाए, लेकिन वो दोनों तो बस हर एक डिज़ाइन को, इतने अच्छे से अच्छे डिज़ाइन को रिजेक्ट करते ही जा रहे थे। और वो तो सच बताऊं तो इसी गाउन को ही तलाश रहे थे। और फाइनली जब उन्होंने वो पिक्चर पर अचानक से वो मेरी पिक्चर स्लाइड हो गई, तो उन्हें उसकी एक झलक दिख गई, तो वो बस इसी गाउन को ही लेना चाहते थे। लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। इवन वो उसकी 10 गुना कीमत भी देने के लिए मुझे तैयार थे, लेकिन मैं पैसों के ऊपर अपना काम नहीं करता सर, मैं विश्वास के ऊपर काम करता हूँ। इसलिए सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वो दोबारा यहाँ पर आए और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई सहयोगी उसे उन लोगों को बेच दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस गाउन को आज ही ले जाएं। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है, आप उसे पैक कर रख दीजिए, मैं ऑफिस से जाते टाइम उसे लेकर चला जाऊँगा। यहाँ पर रोहित की ये बात सुनकर अब वो डिजाइनर भी अब उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और इधर रोहित अब अपने मन में ही सोचता है कि आखिर वो दोनों लोग कौन हो सकते हैं जो सच में अनीका के लिए बनाए गए उस गाउन को लेना चाहते थे। इधर रोहित को भी अपनी ही सोच में सोचता हुआ देखकर अब अनीका रोहित के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मिस्टर मारवा, कहाँ खो गए आप? बताइए ना, कौन हो सकते हैं वो 2 लोग? अनीका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, पता नहीं अनीका, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, इस बात से ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो 2 लोग चाहे जो कोई भी हो, वो उनके लिए भी पैसे कोई भी मायने नहीं रखते, क्योंकि वो भी ज़रूर किसी अपने चाहने वाले को ही ये इतना महंगा गाउन देना चाहते थे, वो भी इसकी 10 गुना ज़्यादा कीमत पर। तो सच में उनकी चॉइस को भी मानना पड़ेगा और उनकी मोहब्बत को भी। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनीका कहती है, तो मिस्टर मारवा, क्या हो गया? जब आपको ये पता है कि अगर वो 10 गुना कीमत पर इस गाउन को लेना चाहते थे तो वो जरूर अपने किसी प्यार को देना चाहेंगे ना, तो फिर आपने उस डिज़ाइनर को बोला क्यों नहीं कि वो उसी को ही उसे दे देते? तो अब यहाँ पर वैसे भी मेरे पास तो देखो ना मिस्टर मारवा, कितनी सारी ही साड़ियाँ और गाउन पड़े हैं। अब अनीका की इस बात को सुनकर रोहित कहता, अगर कोई सामने से मुझसे मिलकर ये कहता तो डेफिनेटली अनीका मैं दे भी देता, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। और इवन मैं उसके लिए कोई फिर से एक ऐसा ही यूनिक गाउन बनवाने में या डिज़ाइन सेलेक्ट करने में हेल्प करता, लेकिन ये गाउन तो सिर्फ मेरी अनीका के लिए है, तो इसे तो बस मेरी अनीका ही अपने वैलेंटाइन डे पर पहनेगी, बाकी और कोई भी नहीं।